Assalamualaikum everyone, my name is Dr. Zunaira Saqib and I am the founder of merafuture.pk। इस वीडियो का मकसद आपको आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट के रिज़ल्ट समझाना है और साथ ही आपको ये बताना है कि पाकिस्तान में कौन सी एजुकेशन फील्ड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, आप उनके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू इन टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इन टेकिंग कैरियर काउंसलिंग। एप्टीट्यूड टेस्टिंग जो है वो एक पहला स्टेप होता है इस तरफ कि आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझें और साथ ही साथ आपको इस बात की इन्फॉर्मेशन मिले कि आपका एप्टीट्यूड किस फील्ड की तरफ ज़्यादा है। इसको हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे आगे जाके। पहले जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि आपने जो एप्टीट्यूड टेस्ट दिया है इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट। तो वो टेस्ट बेसिकली क्या हैं, उनका मतलब क्या है, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सो एप्टीट्यूड टेस्ट जो मेरा फ्यूचर ने डिज़ाइन किया है उसके अंदर मुख्तलिफ़ टाइप्स के टेस्ट हैं। वो टाइप्स के टेस्ट जो हैं वो पर्सनैलिटी है, उसमें इंटरेस्ट है और उसमें सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट हैं। एक एक करके हम वो सारे के सारे टेस्ट जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट के अंदर जो एक टेस्ट आपने दिया है वो है न्यूमेरिकल रीजनिंग का। न्यूमेरिकल रीजनिंग का टेस्ट, जैसा कि आपको नाम से भी पता लग रहा है, बेसिकली आपके बेसिक मैथ्स के स्किल्स को देखता है और जज करता है। आप परसेंटेजेस, इक्वेशंस, रेशियोज़, बेसिक स्टैट्स के साथ किस तरह से ऑपरेट करते हैं, कि आप कंफर्टेबल हैं, कि आप अनकंफर्टेबल हैं, उन सारी चीज़ों को न्यूमेरिकल रीजनिंग डील करता है। अच्छा, बिफोर वी गोइंग टू मोर डिटेल ऑफ दैट, थोड़ा सा मैं आपको ये बात बता दूं कि कई दफ़ा एक ये परसेप्शन जनरली पाकिस्तान में समझी जाती है कि जी अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे नहीं हैं या कोई नंबर्स के सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है वो एक नालायक इंसान है। तो इस तरह की परसेप्शन आप अपने पास नहीं रखें। आप ये बात समझें कि एप्टीट्यूड का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है देखना कि आपका एप्टीट्यूड, आपका इंटरेस्ट, आपके चांसेस ऑफ थ्राइविंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड वो क्या हैं। तो हो सकता है कि न्यूमेरिकल रीजनिंग में अगर आपने अच्छा स्कोर नहीं किया तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपका एप्टीट्यूड नंबर्स वाली फील्ड की तरफ नहीं है। सो इफ़ यू आर स्कोरिंग एनीवेयर बिटवीन 70 to 90%, इसका मतलब है कि यू हैव डन वेल इन न्यूमेरिकल रीजनिंग और उसके अंदर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने जो है वो एक बिलो एवरेज स्कोर किया है तो उसका मतलब है आपका एप्टीट्यूड उस साइड के ऊपर जो है वो अच्छा नहीं है। सो न्यूमेरिकल रीजनिंग बेसिकली आपकी मैथ्स की, बेसिक मैथ्स की एबिलिटी को जो है वो जज करता है। सो ये आपका है पहला सब्जेक्ट बेस्ड स्कोर। सेकेंड सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल रीजनिंग। मैकेनिकल रीजनिंग जो है, जैसा कि नाम से भी पता लग रहा है, मैकेनिक्स ऑफ द टूल्स एंड टेक्निक्स को डील करता है। तो जैसे अगर हम इसको एक सिंपल तरीके से उसकी एक मिसाल लें कि घर में आपके जैसे कोई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, चाहे वो घर में इस्तेमाल की कोई लाइट हो या किसी का मोबाइल फ़ोन हो या गाड़ी के अंदर कोई मसला हो, तो आपके घर में कोई एक ऐसा बंदा ज़रूर होता है जो कि टूल्स को यूज़ करने में उसको मज़ा आता है और उसको अच्छा लगता है और वो यूजुअली वो चीज़ें जो है वो ठीक कर देता है। सो मैकेनिकल रीजनिंग जो है ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टूल्स है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि क्या आपको इस बात की समझ है कि जो टूल्स हैं हमारी डेली लाइफ्स के अंदर जो शायद यूज़ होते हों वो आप क्या अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कि आपको उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। और अगेन वी गो बैक टू दैट पॉइंट कि नॉट स्कोरिंग वेल इन मैकेनिकल रीजनिंग डज़ नॉट मीन एनीथिंग अदर दैन दिस कि आपका उस फील्ड के अंदर एप्टीट्यूड नहीं है। सो जस्ट लाइक न्यूमेरिकल रीजनिंग, अगर आप इसके अंदर जो है वो 70% से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी मैकेनिकल रीजनिंग की जो एक एबिलिटी है, टूल्स को समझने की जो एक एबिलिटी है, वो एक अच्छी एबिलिटी है। एंड देयर आर चांसेस कि आप इससे रिलेटेड अगर किसी फील्ड के अंदर जाएंगे तो उसमें आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं टू द अदर फील्ड्स। जो तीसरा टेस्ट हम डिस्कस करेंगे वो है इंडक्टिव रीजनिंग का टेस्ट। इंडक्टिव रीजनिंग का टेस्ट आपने दिया है अपने मेरा फ्यूचर के टेस्ट के अंदर, जिसके अंदर आपको एक सीरीज़ ऑफ इमेजेस दिखाई गई थी और उन सीरीज़ ऑफ इमेजेस के बाद आपसे पूछा गया था कि आप ये बताएं कि ये फर्स्ट इमेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इमेज है, आप ये बताएं कि सिक्स्थ इमेज इसके अंदर जो है वो क्या हो सकता है। सो बेसिकली जो टेस्ट है वो आपको ये कह रहा है कि आप इंड्यूस करें, आप इसके अंदर से एक कंक्लूजन निकालें, आप जो है वो इन पैटर्न्स को देखें और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करें। ये भी एक एबिलिटी होती है। इंडक्टिव रीजनिंग इज़ बेसिकली एन एबिलिटी टू सी द पैटर्न्स। पैटर्न्स वो किसी चीज़ में भी हो सकते हैं, वो इन्वायरमेंट में हो सकते हैं, वो डाटा में हो सकते हैं, वो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो सकते हैं, वो लोगों की जनरल बिहेवियर से रिलेटेड हो सकते हैं। सो अगर आपकी इंडक्टिव रीजनिंग की एबिलिटी जो है वो एक अच्छी एबिलिटी है तो यू शुड हैव स्कोर्ड मोर ऑन दिस पर्टिकुलर टेस्ट।
जो लोग इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर अच्छा स्कोर करते हैं वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो अच्छी होती है, उनकी अटेंशन टू डिटेल अच्छी होती है, वो पैटर्न्स देख सकते हैं। तो अगर आप इन इमेजेस को देखें तो आपको शायद ही बहुत चाइल्डिश से इमेजेस लगें, जिसमें जो है वो एक लाइन जो है वो लेफ़्ट साइड से आ रही है, दूसरे में राइट साइड से आ रही है, तीसरे में नीचे से ऊपर जा रही है। लेकिन बेसिकली वो जो लाइंस हैं या वो जो इमेजेस हैं वो बहुत प्लान्ड आउट और वर्कड आउट किस्म के इमेजेस हैं, जिसके अंदर आपको जो एक छठा इमेज या पांचवा इमेज प्रिडिक्ट करना है वो आपकी लॉजिकल एबिलिटी के ऊपर बेस करता है। सो अगर आपकी लॉजिकल एबिलिटी, इंडक्टिव रीजनिंग की एबिलिटी अच्छी है तो यू शुड स्कोर वेल इन दिस टेस्ट। एक और टेस्ट जो सब्जेक्ट बेस के अंदर आपने दिया है वो है डिडक्टिव रीजनिंग का टेस्ट। डिडक्टिव रीजनिंग बेसिकली ये होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है अबाउट सर्टन थिंग्स। फॉर एग्जांपल एक रूम है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जी देयर इज़ अ रूम दैट इज़ स्क्वायर, उसके अंदर जो चेयर है वो ब्लैक कलर की है, उसमें जो वॉल है वो ऑरेंज कलर की है, उसमें जो सोफ़ा है वो रेड कलर का है। तो आप ये बताइए कि अगर वहाँ पर कोई स्टूल होगा तो वो किस कलर का होगा। तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है उस इन्फॉर्मेशन के अंदर स्टूल का कहीं जिक्र ही नहीं है, और फिर आपको क्यों कहा जा रहा है कि आप उसे प्रिडिक्ट करें या आप ये बताएं कि ये किस तरह से उसका कलर आप जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसको हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग बेसिकली ऐसी रीजनिंग है जिसके अंदर आप लॉजिकली सोचते हैं, आप एक क्रिटिकल थिंकर हैं और आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ डाटा। और अगेन वो डाटा कुछ भी हो सकता है, वो लोगों के बिहेवियर से रिलेटेड हो सकता है, वो एक स्टैट्स का पैटर्न हो सकता है, वो एक मैथ्स का पैटर्न हो सकता है, वो एक रूम के अंदर गिवन इन्फॉर्मेशन हो सकती है। सो अगर आप एक क्रिटिकल थिंकर हैं, अगर आप लॉजिकली सोचते हैं चीज़ों को, तो आप डिडक्टिव रीजनिंग में लाइकली जो है वो अच्छा स्कोर करेंगे। अगेन मैं बार बार इस पॉइंट को एम्फेसाइज आपके साथ कर रही हूँ क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि अगर आपने डिडक्टिव रीजनिंग में अच्छा स्कोर नहीं किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी थिंकिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम है। हमारे साथ एज ह्यूमन बींग्स वी एक्ट डिफरेंटली, वी थिंक डिफरेंटली। तो कुछ लोग जो हैं दे थिंक मोर फ्रॉम देयर इमोशंस एज कम्पेयर टू द लॉजिक, एंड सम पीपल आर वेरी वेरी लॉजिकल एंड थिंक लेस फ्रॉम देयर इमोशंस। सो ये थिंकिंग के पैटर्न जो हैं वो हमारे वेरी करते हैं। और अगेन ये आपका बेसिकली बता ये रहा है कि आपका एप्टीट्यूड एक ऐसी फील्ड के अंदर जहाँ पे लॉजिक से चीज़ें होती हों, क्रिटिकल थिंकिंग से चीज़ें होती हों, वहाँ पर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सम अदर फील्ड। वो दूसरी फील्ड कौन सी हो सकती है? मिसाल के तौर पे आर्ट्स की फील्ड हो सकती है। आर्ट्स की फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर इमोशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो आई होप कि यू अंडरस्टैंड, आई कीप ऑन री एम्फसाइजिंग दिस पॉइंट कि आपके टेस्ट के रिज़ल्ट्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ये बताते हैं कि आपका एप्टीट्यूड किसी एक फील्ड में ज़्यादा है और किसी दूसरी फील्ड के अंदर कम है। फिर जी एक टेस्ट आपने दिया वर्बल रीजनिंग का। वर्बल रीजनिंग का टेस्ट डील करता है आपकी लैंग्वेज की एबिलिटी से, लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी से। सो आपके पास जो है वो बहुत डिटेल में एक पैराग्राफ था इंग्लिश में लिखा हुआ, उसकी इंग्लिश आसान इंग्लिश नहीं थी, थोड़ी मुश्किल इंग्लिश थी, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस थे जो कि उसी पैराग्राफ के अंदर से आपसे जो है वो पूछे गए थे। तो क्या आप लैंग्वेज को पढ़ना, उसको समझना और उसके बारे में बात करना एंजॉय करते हैं? ये नहीं करते। वर्बल रीजनिंग बेसिकली आपकी इस एबिलिटी को बताता है। बहुत सारे लोग जब वर्बल रीजनिंग के टेस्ट से गुजरते हैं तो दे गेट वेरी एग्जॉस्टेड रीडिंग द फुल पैराग्राफ। कुछ लोग इस चीज़ को बहुत इंजॉय करते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ना जो है वो अच्छा लगता है, उसके अंदर से उन्हें आंसर्स ढूंढना अच्छा लगता है, उनकी लैंग्वेज की एबिलिटी जो है वो अच्छी होती है। इसके अंदर एक लिमिटेशन जो है वो लिमिटेशन ये है कि वर्बल रीजनिंग आपकी इंग्लिश की एबिलिटी को जो है वो देखता है रादर देन कि उर्दू की या किसी और एबिलिटी को देखे। तो ये थोड़ी सी लिमिटेशन उसके अंदर ज़रूर है जो कि तमाम स्टैंडर्डाइज टेस्ट के अंदर होती है। लेकिन वर्बल रीजनिंग का मकसद है आपकी लैंग्वेज की एबिलिटी को देखना और ये देखना कि आप कितना इस सारे प्रोसेस को जो है वो इन्जॉय करते हैं। सो अगेन अगर आपने जो है वो 70% से ऊपर स्कोर किया है, इसका मतलब है यू इन्जॉय रीडिंग, यू इन्जॉय राइटिंग, यू इन्जॉइंग ड्राइंग पैटर्न्स और अंडरस्टैंडिंग डाटा फ्रॉम डिफ़िकल्ट इंग्लिश और डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। अनदर सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट इज़ कॉल्ड एरर चेकिंग। अच्छा, जो एरर चेकिंग का टेस्ट है वो दो चीज़ें जज करता है। एक तो वो ये देखता है कि आपकी अटेंशन टू डिटेल क्या है। देखिए एरर चेकिंग का टेस्ट जो था उसके अंदर आपके पास एक जो है वो डाटा दिया हुआ था या इमेज दिया हुआ था और आपसे एक सवाल पूछा गया था कि जैसे मिसाल के तौर पे सवाल ये है कि जी आप ये बताएं कि कंपनी का जो एड्रेस है वो एड्रेस कौन सा वाला एड्रेस है, और आपको 4 ऑप्शंस दे दी गई थी। तो ये देखने में तो बहुत आसान लगता है लेकिन वो 4 ऑप्शंस जो है बहुत क्लोजली रिलेटेड होती हैं। तो जिन लोगों की अटेंशन टू डिटेल थोड़ी वीक होती है, जो स्किम करते हैं इन्फॉर्मेशन को, बहुत डिटेल में उन्हें नहीं देखते, वो वहाँ पर जो है वो स्ट्रगल करते हैं।
जिनकी अटेंशन टू डिटेल अच्छी होती है, जो बहुत क्विकली एरर स्पॉट कर लेते हैं, वो इस टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर करते हैं। बट एट द सेम टाइम एरर चेकिंग एक और चीज़ आपकी जज करता है। इफ़ गिवन इनफ टाइम ऑलमोस्ट एवरीवन विल फाइंड एरर्स। तो एरर चेकिंग के टेस्ट में ऐसी कौन सी बात है जो कि डिफरेंट है? What is different in error checking is the time pressure as well. So error checking सिर्फ आपकी ये ability नहीं देखता कि आपकी attention to detail जो है वो कितनी अच्छी है, वो साथ ही साथ आपके ऊपर टाइम का प्रेशर भी डालता है। तो बाकी जितने टेस्ट हैं मेरा फ्यूचर के अंदर, उसमें आप देखेंगे कि एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम इज़ गिवन। न्यूमेरिकल रीजनिंग में यू हैव 1 minute 15 seconds टू सॉल्व ईच क्वेश्चन। एरर चेकिंग में जब आप आते हैं तो आपके ना सिर्फ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं बल्कि टाइम भी कम है। सो यू हैव बेसिकली 30 seconds टू आंसर अ क्वेश्चन। तो एक जो वो टाइम का प्रेशर होता है, दैट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन यू मेकिंग अ डिसीजन। तो एरर चेकिंग इज़ नॉट ओनली चेकिंग योर अटेंशन टू डिटेल, इट इज़ ऑल्सो चेकिंग हाउ वेल डू यू परफॉर्म अंडर द प्रेशर ऑफ टाइम। ये हमारे हैं जी सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट। इन टेस्ट को असेस करने का, आपको जज करने का मकसद ये है कि आपके एक तो नेचुरल एबिलिटी उसके अंदर कैसी है वो देखी जाए, पहली बात। और दूसरी बात, जो आपने स्किल्स एक्वायर किए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैथ्स जो है वो आपने ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 6-7 years पढ़ा है और वो पढ़ के आप एक सर्टन स्किल उसके अंदर पोजेस करते हैं। साइंसेस का एक स्किल है, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग के स्किल्स हैं जो कि आप पढ़ने से, मीडिया से इंफॉर्मेशन लेने से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से सीखते हैं और फिर उसको समझते हैं। तो ये सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट आपकी इस एबिलिटी को, आपकी नॉलेज बेस को बेसिकली जज करते हैं। तो ये है हमारा पहला पार्ट ऑफ मेरा फ्यूचर्स एप्टीट्यूड टेस्ट। The second part of the aptitude test deals with basically your personality and your interest. तो उसके अंदर जो टेस्ट है एक, वो है जी हॉलैंड्स-राइज़िक मॉडल। हॉलैंड्स-राइज़िक मॉडल जो है वो बहुत फेमस पर्सनालिटी टेस्ट है। उस टेस्ट के अंदर बेसिकली हॉलैंड ने जब थ्योरी दी थी, ये अपना ये टेस्ट बनाया था, तो उसने कहा था कि अगर आप अपने कैरियर्स अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से चूज़ करें तो आपके उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें कि आप एक बहुत क्रिएटिव इंसान हैं और आप जो हैं वो कलर्स को और स्केचिंग को और स्कल्पचर्स को और एक इन्वायरमेंट को, जो कि क्रिएटिव इन्वायरमेंट है, बहुत इन्जॉय करते हैं। और आप फिर एक ऐसे कैरियर में चले जाते हैं जहाँ भी सारी चीज़ें नहीं होती। एक बहुत ड्राई ऑफिस इन्वायरमेंट होती है, डेस्क वर्क होता है, तो लाइकली ये है कि यू विल बी वेरी अनहैप्पी इन दैट पर्टिकुलर कैरियर। सो ऑफ कोर्स व्हेन यू चूज़ अ कैरियर विच इज़ बेस्ड ऑन योर पर्सनैलिटी, तो योर चांसेस ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल इन इट आर मच हायर। सो हॉलैंड ने जो है उन्होंने 6 पर्सनैलिटी टाइप्स जो हैं वो मेनली डिफ़ाइन की थी। और अगर आप अपने टेस्ट रिजल्ट्स देखेंगे तो रिजल्ट्स में ऊपर एक ग्राफ आता है जिसके अंदर उन 6 के 6 पर्सनैलिटी टाइप्स में आपका स्कोर है। किसी में बहुत हाई है और किसी में बहुत लो है। सो आपको जो टेस्ट रिजल्ट्स बताता है वो ये बताता है कि आप कौन सी 2 पर्सनैलिटी टाइप्स हैं जो कि आपकी डोमिनेंट आ रही हैं। अच्छा, 2 हम क्यों बताते हैं? देखिए, जो आपकी स्टेज है और आपकी जो एज है वो ऐसी एज है जो कि टीन एजेस की एज है। इसमें बहुत रैपिड चेंजेस आती हैं आपकी पर्सनालिटी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, आपके इंटरेस्ट के अंदर, आपके इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट के अंदर, और वो रैपिड चेंजेस आपको जो है वो बहुत डीपली अफेक्ट करती हैं। सो यू प्रॉब्ली अंडरस्टैंड इट योर सेल्फ कि आप जो एक पर्सन हैं, आप जी की जो एक फीलिंग्स हैं वो आपके पेरेंट्स के साथ, आपके घर की इन्वायरमेंट में आपकी एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है और दोस्तों के साथ एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है। शायद जब आप क्लासरूम में बैठे होते हैं तो एक और पर्सनैलिटी हो जाती है, जब आप लीडरशिप रोल में होते हैं तो एक और पर्सनैलिटी हो जाती है। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम ह्यूमन बींग्स को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दें। सो हमारा जो फोकस है, हमारी जो कोशिश है वो ये है कि इस एप्टीट्यूड टेस्ट की मदद से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले आपके अपने बारे में, ताकि आप जब एक फ़ैसला करें कैरियर का तो एक अच्छा फ़ैसला करें, सोच समझ कर करें। तो आप जब अपने रिजल्ट्स देखेंगे पर्सनालिटी टेस्ट के, तो आप ये देखेंगे कि एक फ़र्स्ट डोमिनेंट पर्सनालिटी है और एक सेकंड डोमिनेंट पर्सनालिटी है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन जनरल जो आपकी पर्सनालिटी जो डोमिनेंट है, जो कि ज़्यादातर आप होते हैं, वो हो सकता है या आपकी क्रिएटिव हो, या आपकी रियलिस्टिक हो, या आपकी कन्वेंशनल हो। ये डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स हैं। और एक आपकी सेकंड डोमिनेंट पर्सनालिटी भी है जो कि थोड़ा कम आप इस्तेमाल करते हैं, या जो आपके इर्द गिर्द के लोग आपको जिस तरह से देखते हैं, लेकिन वो भी एक आपका एक हिस्सा है और कई दफ़ा यू आर एक्टिंग लाइक दैट। सो आप बहुत डिटेल में अगर उसको देखेंगे तो वो आपको डिफ़ाइन करेगी कि जी कन्वेंशनल पर्सनालिटी क्या होती है या आर्टिस्टिक पर्सनालिटी क्या होती है, और इनके लिए कौन सी इन्वायरमेंट्स जो हैं वो सूटेबल हैं। सो ये आपका जो है एस्पेक्ट मेरा फ्यूचर के टेस्ट का, वो आपकी पर्सनालिटी को कवर करता है। आपका जो तीसरा और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इस पूरे टेस्ट के अंदर, वो है आपके इंटरेस्ट का।
अच्छा, इंटरेस्ट का एलिमेंट क्या है? इंटरेस्ट का एलिमेंट बेसिकली ये है कि ऐसी चीज़ें जिसको या तो आप बहुत इंटरेस्टिंग समझते हैं या आप जो है उनके बारे में सीखना चाहते हैं। यानी कि हो सकता है कि मुझे आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट हो और मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसी डिग्री करूँ जिसके अंदर मुझे आर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जिसमें ड्राइंग है, स्केचिंग है, स्कल्पचर है, डिज़ाइन है, इंटीरियर डिज़ाइन है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है, मुझे वो सारी चीज़ें सीखने का मौका मिले। ये ऐसा हो सकता है कि मैं अभी राइट नाउ एट दिस पॉइंट इन लाइफ आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम लर्निंग अबाउट दीज थिंग्स। यानी एक मेरी एक हॉबी है डिज़ाइन की, जिसके अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा वक्त अपना जो है वो गुजारती हूँ। इस एलिमेंट को कवर करने का मकसद मेरा फ्यूचर के टेस्ट में ये है कि हम सिर्फ ये ना देखें कि आपका एप्टीट्यूड आपकी नॉलेज बेस पे और पर्सनैलिटी पे कहाँ है, बल्कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन भी हो कि आपके इंटरेस्ट कहाँ है। ऐसा हो सकता है कि आपका जो पर्सनैलिटी है और आपकी जो नॉलेज बेस है वो आपको पॉइंट कर रहा हो कि आपके लिए एक टेक्निकल फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपके लिए एक टेक्निकल फील्ड ऐसी है जिसके अंदर आपके थ्राइव होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप जो है उस साइड पे सोचेंगे अच्छा मैं डिसीजन ले लूँ, लेकिन साथ ही साथ आपके इंटरेस्ट पॉइंट कर रहे हैं कि आपका जो एक सीखने की एक अर्ज है वो किसी और साइड पे है, तो हो सकता है आप डिसीजन लेना चाहें इंटरेस्ट की बेसिस पे। तो इंटरेस्ट जो है वो बेसिकली उस एलिमेंट को कवर करता है। अगर आप इंटरेस्ट के अपने रिजल्ट्स देखेंगे तो आप देखेंगे देयर आर मल्टीपल फील्ड्स देयर, और उसके अंदर भी आपकी फर्स्ट डोमिनेंट इंटरेस्ट और सेकेंड डोमिनेंट इंटरेस्ट इज़ देयर। जब आप इन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करें तो आप ये बात समझें कि इन रिजल्ट्स का, बिफोर वी गो इनटू द सूटेबल कैरियर फील्ड्स एंड एवरीथिंग, जो रिजल्ट सेपरेट हैं, सब्जेक्ट बेस के हैं, पर्सनालिटी के हैं, इंटरेस्ट के हैं, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि आपके पास डिसीजन लेने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो। जब आपको अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट एरियाज़ का नॉलेज बेस का पता होगा, जब आपको अपनी पर्सनालिटी का पता होगा, जब आपको अपने इंटरेस्ट का पता होगा, तो आप जो फ़ैसला करेंगे वो एक सोचा समझा हुआ फ़ैसला होगा, बजाय इसके कि आप जब एक फ़ैसला इसलिए करते हैं क्योंकि अम्मी अब्बू ने कह दिया है, या सारे दोस्त इस तरफ जा रहे हैं, या मुझे किसी और फील्ड का पता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए जी आपके सारे टेस्ट रिजल्ट्स। अब हम बात करते हैं कि मेरा फ्यूचर का एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो करता क्या है। वो करता ये है कि आपके वो सारे रिजल्ट्स लेता है इन 3 एरियाज़ के, और उनको जाके मैच करता है उन लोगों के साथ जो कि पहले से फील्ड में बैठे हुए हैं। यानी ऐसे लोग जो कि इंजीनियरिंग की फील्ड में हैं, मेडिकल की फील्ड में हैं, कंप्यूटर साइंसेज में हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, और वो क्या करता है कि जहाँ सबसे ज़्यादा आपके रिजल्ट्स मैच होते हैं वो फील्ड आपको सजेस्ट कर देता है। तो अगर आप अपनी रिपोर्ट देखेंगे तो आपका जो लास्ट पार्ट है वो है जी सूटेबल कैरियर फील्ड्स एंड डिग्रीज़। उसके अंदर आपके पास सजेशन आई हुई है कि आपके लिए फ़र्स्ट डोमिनेंट कैरियर फील्ड कौन सी है और सेकंड डोमिनेंट कौन सी है। फ़र्स्ट डोमिनेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके रिजल्ट जो हैं वो मैच हुए हैं, और सेकंड नंबर पे जो है वो है जहाँ पे आपके रिजल्ट उससे थोड़े से कम मैच हुए हैं। सो दिस टेस्ट विल नॉट ओनली गिव यू डिटेल अबाउट योर नॉलेज बेस, about your personality and about your interest, but the important thing that it does is कि आपके सारे रिजल्ट्स AI मॉडल की मदद से ऐसे लोगों के साथ मैच होते हैं जो कि अपनी फील्ड्स के अंदर हैं, सक्सेसफुल हैं, और फिर जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके रिजल्ट मैच होते हैं वो दैट बिकम्स योर फर्स्ट डोमिनेंट फील्ड, और फिर जहाँ पे उससे थोड़े से कम होते हैं दैट बिकम्स योर सेकंड डोमिनेंट फील्ड। तो जो इससे अगला वाला सेशन है उसमें हम ये देखेंगे कि आपकी जो फील्ड्स सजेस्ट हुई हैं आपको, उन फील्ड्स के अंदर आपके पास कौन सी डिग्री ऑप्शंस हैं, आपको कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो अभी लेने चाहिए, ताकि उसके हिसाब से आप अपने डिसीजन जो हैं वो बेहतर तरीके से कर सकें।